हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग जैसे आप लोग पीछे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, केमिस्ट्री में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर था विलेन चैप्टर। क्लास 12 की बात कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन चैप्टर, वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब तक की पीछे 5 वीडियो हो चुकी हैं। अगर आप लोग उन 5 वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो पहले 5 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही ये वाला पार्ट देखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था विलियन के बारे में, विलियन के प्रकार के बारे में, फिर विलियन की जो और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। विलियन कितने तरह के होते हैं, संतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन, और उसके बाद में वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि विलियन 2 चीज़ों से मिलता है, तो एक विलायक मिलाया था, दूसरा भी एक ऐसी चीज़ मिलाई थी जिसकी वाष्प बनती हो। तो फिर हमने टोटल वाष्प निकाली थी, जिसमें राउल्ट का नियम कहते हैं, वो पढ़ा था। उसके बाद हमने बताया था एक विलेन लो, विलेन कैसा लो जिसमें विलायक क्या हो, जिसकी वाष्प बनती हो, और विले क्या हो, जो चीज़ घोली जा रही है उसकी वाष्प ना बनती हो। अवाष्पशील विले लो, तो उसका विलयन बनाया था। उसके लिए हमने देखा था कुल वाष्प दाब कितना होता है। तो तुमको देखा था तुमने कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है तो वो तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। फिर हमने अणु संख्या के गुणधर्म पढ़े थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% सवाल इसमें से तो आना ही आना है। 4 होती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, 2 मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एक तो पढ़ाया था वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ाया था आप लोगों को क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी द्रव को आप गर्म करें तो जाहिर सी बात है वो उबलने लगेगा। तो जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ उबलती है उसको बोलते हैं क्वथनांक। और हमने पढ़ा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना। तो जाहिर सी बात है अगर प्योर तुम्हारे पास में क्या है, विलायक है। प्योर विलायक का मतलब बिल्कुल शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक को तुम गर्म करोगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो, और अगर तुम शुद्ध विलायक में कोई ठोस मिला दोगे तो क्या होगा, वो एक और विलियन बन जाएगा। तो विलियन का बॉइलिंग पॉइंट, तो विलियन का क्वथनांक हमेशा क्या होता है, शुद्ध वाले से ज़्यादा होता है। तो इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसके बारे में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा टीबी बराबर केबी मल्टीप्लाई में एम, स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हिमांक में अवनमन। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड में एक ना एक आना ही आना है, ठीक है। तो हिमांक में अवनमन से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हिमांक क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो बचपन में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एक ऐसा तापमान जिस पर कोई चीज़ जमना स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, जमना स्टार्ट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन असल में अब 12th क्लास में आप लोग आ गए हैं तो आप लोग को बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो बिल्कुल बढ़िया सी परिभाषा होती है, अच्छी वाली। तो अच्छी वाली परिभाषा का मतलब, कहने का मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए, परिभाषा में वो चीज़ जाहिर होनी चाहिए। तो हिमांक का मतलब होता है एक ऐसा तापमान जिस पर ठोस का और द्रव का दोनों का वाष्प दाब क्या हो, सेम हो। वाष्प दाब का मतलब समझते हैं ना। वाष्प दाब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ की क्या बनती है, वाष्प बनती है। तो वाष्प जो होती है वो क्या करती है, बर्तन पर प्रेशर लगाती है, दाब लगाती है, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। तो एक ऐसा तापमान घटाने बढ़ाने पर वाष्प दाब घटता बढ़ता है। तो ऐसा तापमान जिस पर ठोस का और द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब द्रव का वाष्प दाब तो कब बनता है, जब द्रव का टेम्परेचर ज़्यादा हो, और ठोस का वाष्प दाब तो होता ही नहीं है एक हिसाब से। तो मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तभी वाष्प दाब द्रव का भी कम होगा और वो ठोस से आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब हिमांक क्या होता होगा, बहुत कम टेम्परेचर होता होगा। बिल्कुल होता है हिमांक कम टेम्परेचर। आपको पता है शुद्ध अगर पानी है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होता है हिमांक का, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए अगर आपको बताया गया है हिमांक क्या होता है, हिमांक एक ऐसा तापमान होता है जिस पर द्रव का और ठोस का दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, सेम हो जाए, बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हिमांक बोलते हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हिमांक में अवनमन। देखो, अगर तुमको हिमांक में अवनमन पढ़ना है तो पहले तुमने क्या लिया होगा, शुद्ध विलायक लिया होगा एक। क्या लिया होगा, इसमें मान लिया हमने क्या है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, ठीक है। अब इसमें हमने क्या मिला दिया है, विलेय मिला दिया है। क्या मिला दिया है, विलेय। इस तरह से विलेय कुछ ठोस होगा हमारा, तो क्या मिला दिया है, विलेय मिला दिया है। तो क्या बन गया है तुम्हारा, विलियन बन गया है। यहाँ पे क्या बन गया, विलियन। विलियन में क्या होगा, विलेय के अणु भी क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा विलियन, ठीक है। अभी हमने मान लिया शुद्ध विलायक जो था उसका जो वो हिमांक था, शुद्ध विलायक का हिमांक हमने क्या मान लिया है तुम्हारा, शुद्ध विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको मान लिया है TF, T0F मानते हैं। शुद्ध वाले को क्या मानते हैं, T0F, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका, विलायक का, ठीक है। विलेय के बारे में अभी कुछ नहीं माना। और विलियन को जब मिला देते हो तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, TF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TF। तो ये बात तो समझ में आ गई। अगर हम विलियन में कोई चीज़ मिला देंगे तो अब उसका जो विलेय वो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट वो और कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप पानी को जमाएं बर्फ
तो पानी की बर्फ जल्दी जम जाएगी, लेकिन पानी के अंदर शक्कर घोल दें, अब उसको जमाए जाके, तो अब टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, और ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन, टेम्परेचर में जो कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये शुद्ध वाले विलायक से क्या होगा, कम होगा। अब जो इसका फॉर्मूला होता है तुम लोगों का, तो डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ का मतलब क्या हो गया इस बार, डेल्टा टी एफ का मतलब हिमांक में कमी या फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। ये किसके बराबर, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहाँ पे भी ये प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के। इसको क्या बोलते हैं, मोललता है, मोलरता नहीं है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी इसका मतलब समझते हो ना, ये जो निशान होता है समानुपाती का निशान, कहीं भी हो फिजिक्स में केमिस्ट्री में कभी भी ये निशान हटेगा तो किसका निशान आएगा, बराबर का। वहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, और कभी भी ये निशान हट के बराबर का निशान आएगा तो वहाँ पे एक नियतांक आता है। अब हर केस में तो नियतांक अलग आता है, हर फॉर्मूले के लिए नियतांक अलग होता है। तो इस फार्मूले के लिए नियतांक क्या होता है देख लीजिए, तो डेल्टा टी एफ बराबर जब लगाओगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हो के एफ। वहाँ पे क्या आया था, के भी आया था, जिसको बोला था मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये क्या हो जाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, के एफ ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। और डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ तो अभी हम बता ही चुके हैं क्या है तुम्हारा। डेल्टा टी एफ का मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी का डेल्टा का मतलब होता है तुम्हारा डिफरेंस, कमी, या जो है क्या कहते हैं, जो भी अंतर हो, अंतर मतलब बड़े में से ज़्यादा घटा दो। तो विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट तो बहुत कम होता है और विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट में से किसका घटा दो, विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा दो, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो। तो डेल्टा टी एफ बराबर ये हो गया। तो वही सेम तरह से आ गया, वहाँ पे बस टीबी था डेल्टा, तो वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे विलियन का जो क्वथनांक था वो ज्यादा था तो विलियन वाले को हमने पहले लिखा था, और विलायक का क्वथनांक कम था तो विलायक वाले को बाद में लिख दिया था। डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा वाली चीज हमेशा हम प्लस में लिखते हैं। डेल्टा का मतलब ही होता है अंतर, और अंतर हमेशा प्लस बताते हैं, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो यहाँ पे टी नॉट एफ में से टी एफ को घटाया था, वहां से टीबी में से टीबी नॉट को घटाया था। और ये चीज तो सेमी की तरह का फॉर्मूला है, वहां पे डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम आ रहा था, यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम है। बाकी सारी चीजें तो जानते हैं आप लोग। एम का मतलब होता है मूललता, मूललता, और मूललता विलियन की होती है। ठीक है, के एफ का बोलते हैं हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ये है आपका फॉर्मूला टोटल कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। अच्छा आप लोग एक वो ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ समझिए। जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ पर एक तरफ दिखा दिया वाष्प दाब, हमको पता है इधर वाला हम लोग टेम्परेचर दिखाते हैं, ठीक है, केल्विन में ही रखते हैं चलो, और इधर बार क्या दिखाते हैं, वाष्प दाब। अब तुमको होता है वाष्प दाब शुद्ध विलायक का ज्यादा होता है और विलयन का क्या होता है, कम होता है। लेकिन तुमको पता है शुद्ध विलायक में भी यहाँ पे हम लोगों को विलायक को जमाना है, तो विलायक यहाँ पे पहले ठोस रहा होगा। विलायक तो दो तरह का हो सकता है ना, विलायक ठोस भी हो सकता है, पहले मान लो ठोस रहा होगा, उसके बाद में क्या हो रहा होगा, अगली स्टेट हमने क्या कर दी है विलायक की। यहाँ पे देखो विलायक को हमने द्रव दिखा दिया है, ये तुम्हारा विलायक है। क्या है, विलायक। अब वाष्प दाब देखो, विलायक में दो चीजें होती हैं। विलायक पहले तुम्हारे पास मान लो पानी का एग्जांपल ले लो, पानी पहले क्या था, बर्फ था, तो यहाँ से नीचे आने पर ठोस का तो जो है तुम्हारा क्या होता है, ठोस का वाष्प दाब तो बिल्कुल कम होगा ना, ठोस क्या वाष्प बनती नहीं है ठोस की, या ठोस की वाष्प नहीं बनती है, तो उसका वाष्प दाब को हमने क्या दिखा दिया है, नीचे दिखा दिया है। और वही जब पानी था हमारा, तो पानी का तो क्या हो गया, द्रव हो गया शुद्ध, तो उसका विलायक हो गया। ठीक है, अब विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब तो और ही कम होगा, विलयन में कोई चीज मिला दोगे तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा विलयन के लिए ग्राफ। ठीक है, तो अब देखो हमने तुमको बताया था कि हिमांक क्या होता है। हिमांक होता है तुम्हारा ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो, ऐसा पॉइंट हिमांक होता है जहां पे तुम्हारा विलायक और ठोस, मतलब द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब कहाँ पे बराबर हुआ, ये ठोस हो गया तुम्हारा और ये विलयन हो गया। तो विलयन में ये जो तुम्हारा वाष्प दाब है इसको क्या बोलते हैं, ठोस वाला, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, इसको ऊपर लिख देते हैं ठोस। ठोस वाला ग्राफ ये था और ये क्या है, विलयन का ग्राफ है, तो विलयन क्या ही तुमको निकालना है। तो ये जो पॉइंट जहां पे दोनों सेम पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। किसका, विलयन का वाष्प दाब है, क्योंकि विलयन वाला यहाँ पे बराबर हो रहा है। ठीक है, जब विलयन वाला बराबर हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे, टी एफ बोलोगे। क्या बोलोगे, टी एफ, विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या चीज, विलयन का हिमांक बिंदु। और विलायक का हिमांक बिंदु कहाँ होगा, ये विलायक है, जब विलायक का ये ठोस हो गया और ये द्रव हो गया विलायक में, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टी एफ नॉट,
तो देखो तुम TF नॉट आगे आ रहा है और TF पहले आ रहा है, मतलब शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर विलेन का तुमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो और कम हो जाएगा। जो शुद्ध वाले से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा विलेन का, और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ, तो इतना दिखा दिया गया यहाँ पे ग्राफ में, तो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ये फॉर्मूला है। अच्छा देखो किसी किसी फॉर्मूला में क्या दिया होता है, तुमको देखा है मोललता को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फॉर्मूला लिखा है, कैसे, जैसे डेल्टा TF बराबर तुमको पता है क्या होता है, KF इंटू एम, हमने सिर्फ इतना याद करवाया है तुमको, ठीक है। अब मोललता को और ज्यादा खोल के लिख दोगे फॉर्मूला तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो देखने में थोड़ा भारी भरकम फॉर्मूला लगता है, तो उसको तुम लोग याद करने में दिक्कत होती है, तो हम इसीलिए बोलते हैं छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, इसको और बड़ा बना के लिखना है तो लिख देते हैं KF। अब मोललता में क्या आता है, मोललता का फॉर्मूला होता है ऊपर विलेय के मोल, तो लिख देते हैं विलेय के मोल, N विलेय, अपॉन में नीचे क्या आता है, मोललता में विलायक का भार किलोग्राम में, क्या आता है, विलायक का भार, विलायक के भार को हम चलो बोल देते हैं कैपिटल W, क्या बोल देते हैं, कैपिटल W, और भी किसमें होना चाहिए विलायक का भार, मोललता वाले में किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। अब विलेय के मोल, मोल का फॉर्मूला भी तुम खोल के लिख सकते हो, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, KF तो लिखा रहने दो। अब विलेय के मोल है, विलेय का भार क्या है, ग्राम में लेते हैं विलेय का भार, तो इसको स्मॉल w ले लेते हैं, चलो तो स्मॉल w किसमें होना चाहिए, ग्राम में, भार बटे अणु भार, विलेय के अणु भार को कैपिटल M बोल दिया हम लोगों ने, क्या बोल दिया, कैपिटल M बोल दिया, और यहाँ पे नीचे एक W है, ये कैपिटल, वो भी kg में रखना है। तो अब देखो इतना बड़ा सा फॉर्मूला हो गया यही वाला, ये फॉर्मूला डेल्टा TF वाला, ये डेल्टा TF का ये जो फॉर्मूला बना है तुम्हारा, जो तुम लोग को बुक में दिया होता है, ये स्मॉल w दिया होता है, और यहाँ पे M दिया होता है, यहाँ पे कैपिटल W दिया होता है, तो देखो कितना बड़ा फॉर्मूला हो गया ये। तो इसको याद रखने से अच्छा है तुम ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखो ना, ये वाला। अब तुमको आगे तो पता ही है ना कि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल होते हैं ऊपर, और नीचे क्या आता है, विलायक का भार किलोग्राम में आता है। तो इसको रखने की, याद रखने की क्या जरूरत है, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, इस छोटा वाला फॉर्मूला याद रखो, इसके अंदर क्या क्या आएगा वो सब तुमको पता है, सवाल करोगे तो भी तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। पिछले वाले में भी हमने फॉर्मूला में यही बताया था जब क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा रहे थे तुम लोगों को, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर एक तुमको कराते हैं वो एक कराते हैं न्यूमेरिकल, काफी अच्छा सा न्यूमेरिकल, तो समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल देखो आप लोग, इस सवाल में क्या दिया है आपको, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम पानी में घोला गया, तो ये क्या बना होगा, विलयन बना होगा। उस विलयन का अवनमन बताना, हिमांक भी बताना है, और हिमांक में अवनमन, जो विलयन बना है उसका तुमको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, और कितनी कमी आई है विलयन के फ्रीजिंग पॉइंट में, किससे, विलायक से। विलायक तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कभी भी सवाल किया करो, हमने तुमको बताया पहले पहचान लिया करो विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो बताओ इसमें जरा विलेय कौन है इस सवाल में। देखो विलेय पहचानने का तरीका है, जो चीज घोली जा रही है वो विलेय है, और जिस चीज में घोल रहे हो किसी चीज को वो चीज क्या है, विलायक है। विलेय हमेशा कम मात्रा में होगा, विलायक ज्यादा मात्रा में होगा। एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया गया, तो एथिलीन ग्लाइकॉल कम मात्रा में है, तो और इसको मिलाया गया है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल तुम्हारा क्या है, इसका फॉर्मूला भी दिया है तुमको C2H6O2, ये विलेय हो गया। और विलायक क्या है, विलायक साफ साफ बताया गया है, 600 ग्राम पानी में घोला गया तो 600 ग्राम ज्यादा मात्रा में है, और पानी में मिलाया गया तो 600 ग्राम पानी तो H2O, ये तुम्हारा क्या है, विलायक है। अब देखो आसानी होगी तुमको, अब तुमको बताना क्या है, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF, अभी पढ़ा है हमने, बराबर KF इंटू M। तो यहाँ पे KF तो दिया है, मोललता निकालनी है। मोललता वाले फॉर्मूले में देखो क्या क्या आता है, मोललता वाले फॉर्मूले में ऊपर आते हैं विलेय के मोल, अपॉन में विलेय के मोल निकालो, और अपॉन में क्या आता है, विलायक का भार। पहले लिख लेते हैं सब कुछ हम लोग ना, सबसे पहले लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले फॉर्मूला होता है डेल्टा TF का तुम्हारा KF इंटू स्मॉल m, ठीक है। अब स्मॉल m का मतलब क्या हुआ, डेल्टा TF बराबर KF। अब स्मॉल m का मतलब हुआ विलेय के मोल, n से, n को हम दिखाते हैं विलेय को, ठीक है, n से दिखाते हैं, और यहाँ पे n से दिखाते हैं, सॉरी हम लोग किसको, मोल को, और यहाँ पे विलेय लिख दिया मतलब विलेय के मोल, अपॉन में विलायक का भार किलोग्राम में, तो विलायक का भार वो भी kg में। अब देखो तुम्हारे पास में ये सारी चीजें हैं, KF है, विलेय के मोल नहीं है, और विलायक का भार तो दिया है लेकिन किलोग्राम में नहीं दिया है। तो सबसे पहले विलायक का भार हम लोग किलोग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है ना। विलायक के भार को क्या लिख सकते हैं, M लिख ले। चलो विलायक का भार लिख लेते हैं सीधे सीधे, भार, विलायक तुम्हारा क्या है, H2O है ना, तो H2O का भार कितना दिया है, 600 ग्राम दिया है तुमको, कितना दिया है, 600 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 6/10, कभी भी अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो, 10 में 1 जीरो होता है, तो पॉइंट एक नंबर पहले कर दिया करो, 6 से पहले पॉइंट लगा दो,
तो 0.6 kg हो गया तुम्हारा, ठीक है। भार हो गया विलायक का किलोग्राम में। विलेय के मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे अणु भार, तो फॉर्मूला लिख लो नीचे, एन विलेय। विलेय के मोल निकालना है ना, फॉर्मूला क्या होता है, भार किसका, विलेय के मोल निकाल रहे हो तो भार भी तो विलेय का ही रखोगे, विलायक का थोड़ी रख दोगे, ग्राम में भार रखोगे, लेकिन विलेय के मोल वाले, विलेय का मोल वाले फॉर्मूले में जो भार रखते हो वो किस में रखते हो, ग्राम में। और जो तुम्हारा मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में नीचे विलायक का भार आता है वो किस में आता है, किलोग्राम में। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना। इतने न्यूमेरिकल कोई आपको करके बताएगा नहीं, ठीक है ना। तो अच्छे से कॉपी पेन लेके नोट करके तब लेक्चर देखिए, ठीक है। विलेय का भार लिख दिया हमने ग्राम में, अपॉन में विलेय का अणु भार क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास नहीं पता है, भार पता है तुमको ग्राम में विलेय का। कितना पता है विलेय का भार ग्राम में, H2O कितना दिया है, H2O नहीं, ये C2H6O2 ये दिया है आपको कितना, 45 ग्राम। विलेय का भार कितना दिया है, 45 ग्राम। ग्राम में ही रखना है तुमको, बस इसका अणु भार निकाल लेते हैं। चलो अणु भार निकालते हैं इसका, मोलर मास। मोलर मास के लिए तुमको फॉर्मूला दिया है, आराम से निकाल सकते हो। एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 24। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 6। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। 32 6 38, 38 4 42, 42 और 20 कितना होता है, 62। कितना होता है, 42 और 20 कितना होता है, 62। देख लो, 24 6 30, 30 30 60 2 62, ठीक है। अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। भार कितना दिया है इसका, मोल का, विलेय का 45 अपॉन में 62। अभी काटते पीटते नहीं है यहाँ पे, आगे हम सब ये वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो काट पीट देंगे, ठीक है, जो कट रहा होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया विलेय के मोल। अब ये दोनों चीजें, एक तो ये चीज रखनी है तुमको इस फॉर्मूले में, और एक क्या रखना है, विलायक का भार। विलायक का भार ये चीज, तो इन दोनों को इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। चलो इधर रख लेते हैं ताकि इधर वाला तुमको साफ साफ दिखे सब कुछ। तो डेल्टा TF बराबर आ गया KF। KF की भी वैल्यू रख दो, कितना दिया है सवाल, 1.86 मल्टीप्लाई में M, ये N विलेय। N विलेय कितना आया है, 45 अपॉन में 62। अब अपॉन लगाना है, और विलायक का भार किलोग्राम में कितना लिखना है, 0.6। अब नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लगा दे, ठीक है। कैलकुलेशन बस मेन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तुम्हारी। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला बीच में। 1.86 मल्टीप्लाई, 45 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे 45, इसको 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 62 में, ठीक है। अच्छा देखो, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, या एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम 0 लगा लें, पॉइंट के बाद अगर तुम कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 6 के आगे 0 लगा दिया। इससे फायदा क्या हुआ हमारा, देखो ऊपर वाले नंबर में भी 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, और नीचे वाले में 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब ये तुम्हारा हो गया 186 मल्टीप्लाई में 45 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई में 62। अब देखो ये 15 से कट सकता है, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 3 45, 15 चौको 60। 4 से ये कटेगा नहीं, 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से ये कट सकता है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6। तुमको पता होना चाहिए, हमको ये दिख रहा है साफ साफ। देखो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी, तुमको फॉर्मूले वो मल्टीप्लाई आना चाहिए 20 तक की, मतलब टेबल 20 तक आने चाहिए, और क्या आना चाहिए साथ में, और गुणा भाग भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब 31 का टेबल में हमको 93 दिख रहा है, 31 1 31, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 93 हो जाएगा। तो ऊपर बचा 3 3 जा 9 और नीचे आया 4, तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8। एक बचा कि नहीं बचा, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, ठीक है। कैसे आया देख लो, तुमको ये तो डिवाइड करना आता ही होगा ना ये सब। तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20। ये सब बातें अब 12th क्लास में आ गए हो तुम लोग, तो इस तरह से बच्चों की तरह नहीं करना है, सीधे सीधे करते चले जाना है। दिमाग में एक डायग्राम बना लो, उसी में सवाल बना लो, उसी में से आंसर निकाल कर लिख लो, ठीक है। अब ये तुम्हारा आया है डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होता है, वाष्प दाब, सॉरी क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी की यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस लिखें या केल्विन लिखें। हमने तुमको एक बात बताई थी, अगर हम कमी की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं, तो चाहे डिग्री सेल्सियस लगा दो चाहे केल्विन। आंसर केल्विन बताते हैं तो केल्विन लिख दो, केल्विन में भी इतना ही आंसर होगा, डिग्री सेल्सियस में भी इतना ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया। तुमको क्या पूछा था, वाष्प दाब में अवनमन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। तो ये चीज हो गई हिमांक में तुम्हारी अवनमन। अब हिमांक में अवनमन तुम्हारा आ गया है, अब तुमको बताना है क्या, अब बताना है तुमको क्या, वो और क्या बताना था साथ में देख लेते हैं। हाँ, हिमांक भी बताना है। क्या बताना है, हिमांक किसका, हिमांक किसका फ्रीजिंग पॉइंट तुमको बताना है। तुमको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट विलियन का। विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF का एक और फॉर्मूला होता है, तुमको पता है। डेल्टा TF का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे TF नॉट पहले लिखते हैं, TF नॉट ज्यादा होता है, और माइनस में क्या लिखते हैं,
TF लिखते हैं, ठीक है। अब डेल्टा TF तुमको पता है। अब TF नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, शुद्ध विलायक का हिमांक। तो शुद्ध विलायक का हिमांक तुमको नहीं पता है, सवाल में दिया नहीं, लेकिन तुमको पता होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध विलायक यहाँ पानी है। शुद्ध विलायक क्या है? पानी है। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी कितने पे जमता है तुमको नहीं पता है? अरे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। कितने पे जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखना चाहोगे तो क्या होगा? सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, इसमें 273 जोड़ दो। एग्जैक्टली देखा जाए तो 273.15 केल्विन जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 273 जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में अगर देना होगा तो दे देगा तुमको कितना जोड़ना है, ठीक है। तो चलो हम 273.15 मानो, एग्जैक्ट जोड़ो, सचमुच में जो होता है बिल्कुल वही जोड़ो, आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 273 पॉइंट केल्विन बस यहाँ पे रखो। यहाँ पे तुम्हारे पास में तुमको क्या निकालना है? विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट। विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? TF नॉट से या TF से? अरे TF नॉट तो शुद्ध विलायक का है, TF विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट, यही तुमको निकालना है विलियन का। डेल्टा TF कितना है? 2.25। TF नॉट कितना है? 273.15। ये दिया नहीं रहेगा सवाल में पानी के लिए। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो पता ही होना चाहिए और क्वथनांक भी पता होना चाहिए पानी का, माइनस TF। अब तुमको TF निकालना है, TF माइनस में, इसको इधर लियो, ये चीज़ प्लस में, इसको इधर लियो। तो TF इधर में आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये 273.15 है, इसमें से माइनस करना है तुमको 2.25। माइनस माइनस करना तो आता होगा ना अच्छे से, नहीं आता है तो इधर देख लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए माइनस के लिए। 273.15 में से 2.25 माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 7, 270.90 आंसर आना चाहिए। TF क्या होना चाहिए? 270.90 केल्विन में रखा है सब कुछ, तो आंसर भी किसमें आएगा? केल्विन में। तो इस तरह से सवाल को करना है। 4 नंबर में सवाल आएगा, जाहिर सी बात है, छोटा मोटा तो सवाल होता नहीं है ये वाला। और दो चीज़ें अलग से तुमसे पूछ ली तो सवाल हमेशा कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का ही आसपास सवाल आएगा, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले दिया रहेगा कि किस चीज़ को किस में घोला गया है, तो पहचानो पहले कि विलेय कौन है इसमें और विलायक कौन होते हैं। विलेय हमने पहचाना ग्लाइकॉल है, और विलायक क्या है? पानी है। उसके बाद में तुमको दिया है KF भी दिया है, ठीक है। और तुमसे पूछा है हिमांक बताओ और हिमांक में अवनमन बताओ। तो फॉर्मूला होता है हिमांक में अवनमन का डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अब मोललता तो पता नहीं है, फॉर्मूला खोलो तो ऊपर विलेय के मोल, नीचे विलायक का भार। देखो दोनों चीज़ें दी हैं तुमको, विलेय के मोल तो नहीं दिए हैं, विलायक का भार दिया है, लेकिन वो ग्राम में दिया है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 0.6 आ गया। अब विलेय के मोल फॉर्मूला खोल दो, ऊपर भार आएगा, नीचे अणु भार आएगा, विलेय ही का भार आएगा, विलेय का मोल निकाल ले हो तो। विलेय का भार लेकिन हम ग्राम में रखते हैं। ग्राम में रखने के लिए तुमको दिया है सवाल 45 ग्राम, कोई दिक्कत ही नहीं है। मोलर मास निकाल लेते हैं, उसके लिए तुमको फॉर्मूला दिया है, मोलर मास भी तुमने निकाल दिया 62, तो मोल निकाल दिया। अब यहीं पे पॉइंट वाइंट डिवाइड करने का मतलब नहीं है। देखो कभी काटा पीटी हमेशा कहाँ किया करो? सबसे लास्ट में किया करो, तो आसान रहता है तुम्हारा। यहीं पे रोक दो इसको, ठीक है। अब डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, सब फॉर्मूला रखा है यहाँ पे। सॉल्व वगैरह करने के बाद में डेल्टा TF आ गया 2.25 केल्विन, मतलब हिमांक में अवनमन आ गया, एक आंसर तो आ गया। अब साथ में तुमसे पूछा हिमांक बताइए, विलियन का हिमांक। तो विलियन के हिमांक को हम डिनोट करते हैं TF से। फॉर्मूला होता है डेल्टा TF का एक और, TF नॉट माइनस TF। अब यहाँ पे TF नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट। तो शुद्ध पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो पता ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या उसमें 273 पॉइंट केल्विन 15 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे तो TF आ गया, जो विलियन का क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग को पहले चौथी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, इसको हम लोग परासरण दाब बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उससे पहले आप लोगों को ऑस्मोसिस के बारे में समझना चाहिए, परासरण के बारे में, और परासरण समझने से पहले विसरण के बारे में समझना चाहिए। तो विसरण क्या होता है? जब दो विलयनों को हम लोग एक साथ रखते हैं, क्या रखते हैं? दो विलयनों को एक साथ रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक की सांद्रता अधिक होगी और एक की सांद्रता कम होगी। सांद्रता का मतलब समझते हैं आप लोग? विलायक के अंदर कितना विलेय मिला है उसी को बोलते हैं सांद्रता। विलायक के अंदर ज्यादा विलेय मात्रा में मिला है तो उसको ज्यादा सांद्र बोलेंगे, और विलायक के अंदर कम विलेय मिला है तो उसको कम सांद्र बोलेंगे। सांद्रता के लिए हमने आप लोगों को सबसे पहले एक सांद्रता के पद बताए थे, जिसमें मोल प्रभाज बताया था, परसेंटेज W/W बताया था, परसेंटेज W/V बताया था, परसेंटेज क्या बताया था? V/V बताया था, और क्या बताया था? मोलरता बताया था, मोललता बताया था, और क्या बताया था? और साथ में आप लोग को बताया था नॉर्मलता बताया था। ये सब क्या है? सांद्रता के पद ही है। लेकिन हमने आपको बताया था इन सब सांद्रता में से एक सांद्रता सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको बोलते हैं मोलरता। तो सांद्रता को मोलरता ही ज्यादातर कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो मोलरता को ही ज्यादातर सांद्रता मानते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, जैसे दो विलयन रखे हैं आसपास, बनाते हैं डायग्राम। जैसे मान लो ये विलयन है, कोई बीच में हल्का सा कुछ रखा है, मान लो कोई ऐसी चीज रखी है जिसके आर पार चीजें हो सकती हैं दोनों, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छेद हैं। मान लो इधर एक विलय, इधर मान लो रखा है एक विलयन, एक मान लो इधर, इधर हमने मान लो तो शुद्ध तरफ रख लिया। क्या रख दिया? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक रख दिया, और इधर वाला रख दिया हमने विलियन।
तो यहाँ पे क्या होगा, देखो शुद्ध विलायक है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, विलायक। और विलयन के अंदर क्या होगा, विलायक भी होगा और विलेय के कण भी मौजूद होंगे। क्या होंगे, विलेय के कण मौजूद होंगे। तो सांद्रता किसकी अधिक हुई, इसकी अधिक हुई कि इसकी अधिक हुई? अरे सांद्रता इसकी अधिक हुई ना, क्योंकि किसी चीज के अंदर कोई विलेय कितना मिला है वही तो ज्यादा सांद्र है। इसके अंदर इन कणों की सांद्रता, विलेय के कणों की सांद्रता ज्यादा है, इसके अंदर विलेय के कणों की सांद्रता है ही नहीं। तो ज्यादा सांद्र से कम सांद्र की तरफ क्या होंगे, विलेय के कण ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, विलेय के कण जो होंगे इधर वाल ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन या विसरण बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, परासरण में देखो क्या खासियत है, विसरण और परासरण में क्या फर्क है। इसमें हमने जो अलग किया है दोनों चीजों को, शुद्ध विलायक को और विलयन को, उनके बीच में एक ऐसी चीज लगाई है जिससे विलेय के कण भी निकल जाए और विलायक के भी कण निकल जाए। विलेय क्या होता है, विलेय ठोस होता है, तो विलेय के कणों का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और विलायक के कण का साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब जैसे परासरण में क्या है, देखो परासरण में दो जो विलेय होंगे उनके मध्य एक ऐसी चीज लगाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। ये क्या है, यहाँ पे लिखा होगा तुम्हारा इस तरह से अगर बताएगा तो कभी भी डायग्राम में, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम में झिल्ली। इसका मतलब इसमें से सब कुछ आर पार नहीं जा सकता है, इसमें से जो बहुत छोटे छोटे कण हैं वही आर पार जा सकते हैं। तो इधर हमने चलो मान लिया द्रव है, क्या है, विलायक है सॉरी, और इधर क्या मान लिया हमने, इधर विलयन दिखा दिया तुमको हमने। अब विलयन के अंदर तो क्या होते हैं, विलायक के भी कण होंगे। विलयन के अंदर क्या होंगे, विलेय के भी सॉरी कण होंगे और विलायक के भी कण होंगे, दोनों होंगे। ये चीज हमने बता दी तुमको, क्या है, विलयन है। और अभी हमने बताया एसपीएम में से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें जो छेद होते हैं, झिल्ली होती है अर्धपारगम, वो बहुत छोटी झिल्ली होती है। क्या होती है, बहुत छोटी झिल्ली में छेद जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें से विलेय के कण आर पार नहीं जा सकते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण जा सकते हैं। अब विलायक कहाँ पे ज्यादा होगा बताओ, विलायक की मात्रा कहाँ पे ज्यादा होगी, विलायक यहाँ पे भी है और विलायक यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये विलयन है तुम्हारा और ये क्या है, विलायक है। तो विलायक से ये तुम्हारा विलायक ज्यादा होगा, विलायक में इस वाले में विलायक ज्यादा है और इस वाले में विलायक कम है। हमने बताया कम सांद्र, अधिक सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ जाएगा। अब देखो विलेय को तो इधर आना चाहिए था, विलेय के कणों को कहाँ आना चाहिए था, इधर वाले, क्योंकि इधर विलेय के कण ज्यादा है, इधर का है ही नहीं बिल्कुल, तो इधर से इधर तो ये आ नहीं सकते विलेय के कण, विलेय के कण इधर नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसमें छोटे छोटे कण जा सकते हैं। अब विलायक के इधर विलायक ज्यादा है, इधर क्या है, विलायक ज्यादा, तो विलायक यहाँ से यहाँ जाने लगेंगे, विलायक के कण क्या होंगे, इधर से इधर जाने लगेंगे, क्योंकि विलायक तो आर पार हो सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। तो विलायक के कण कहाँ से कहाँ जाएंगे, विलायक के कण कहाँ जाएंगे, विलायक से विलयन के अंदर जाएंगे। क्यों, क्योंकि विलयन के अंदर विलायक क्या है, कम मात्रा में। ठीक है, तो इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण। अब हम लोग को समझना है क्या परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब का मतलब। तो यहाँ पे हम चौथा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमको पढ़ना है वो है परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब के लिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं हम। एक हमने बर्तन बना दिया, अब इसमें दो चीजें रख दी, एक तरफ विलेय रख दिया और एक तरफ विलायक रख दिया, सॉरी एक तरफ विलायक रख दिया और एक तरफ विलयन रख दिया। चलो इधर ही वाला रख देते हैं विलेय, किधर भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला चलो हमने मान लिया क्या है, विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध ही विलायक होता है। ठीक है, ये विलायक है तो विलायक के कण हो गए इधर वाले सारे। अब इस तरफ हमने विलयन बना दिया, अब विलयन में क्या होगा, विलयन में विलेय भी होगा और क्या होगा, विलायक, दोनों भी होगा विलयन में। यहाँ पे छोटे छोटे हम इस तरह से क्या दिखा दे रहे हैं, विलायक के कण भी, विलेय के कण भी दिखा रहे हैं। विलयन के अंदर तो विलायक भी होता है और विलेय भी होता है, तो ये विलयन हो गया। और ये तुम्हारा बता दिया हमने कि एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें से क्या होगा, विलायक के कण, विलेय के कण तो जाएंगे नहीं इधर, ये वाले जो कण हैं ये इधर वाल नहीं जा सकते हैं, लेकिन इधर वाल विलायक के कण तो ज़्यादा है और इधर विलायक के कण कम है, तो इधर से इधर तो कौन आ सकता है, विलायक आ सकता है। कौन आ सकता है, विलायक। अब देखो जब इधर से इधर विलायक आ सकता है, हम ये चाहते हैं कि विलायक के कण इधर से इधर ना आए, इधर से इधर जब विलायक के कण ना आए तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो हवा है आसपास हवा ही प्रेशर लगा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक अलग से क्या लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इधर वाला अलग से एक प्रेशर लगा देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। क्या बोल देंगे, एक दाब लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग प्रेशर लगाएंगे। दाब लगाने से क्या होगा, जो विलेय के कण, विलायक के कण इधर आ रहे हैं, ये वाले कण भी आना बंद हो जाएंगे, ये वाले कण भी आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर वापस इसको भेज देगा। क्या कर भेज देगा,
वापस भेज देगा। इतना दाब लगाया है कि ये यहाँ से आना रुक जाए, बस खाली इतना हमने दाब लगाया है। क्योंकि तुमको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में विलेय के कण तो नहीं जा पाएंगे इधर, लेकिन विलायक के कण इधर ज़्यादा है, इधर विलायक के कण कम है, तो इधर से इधर विलायक के कण आ रहे होंगे। हम ये चाहते हैं वो विलायक के कण ना आए इधर वाले, तो इधर वाले का ऐसा प्रेशर लगा दो कि ये वाली जो चीज़ इधर आ रही है वो चीज़ इधर आ ही नहीं। इतना प्रेशर लगाओ कि बस खाली क्या हो, इतना प्रेशर लगाओ कि ये वाले कण इधर ना आए। तो उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे परासरण दाब के बारे में, ऐसा दाब जिससे विलायक के कण एसपीएम से विलयन की ओर ना आ सके। मतलब एक ऐसा दाब जिससे विलायक के कण विलयन की ओर ना आ सके, उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब। उसको डिनोट करते हैं पाई से। तो पाई देखो डिपेंड करता है किस पर, पाई एक तो डिपेंड करता है मोलरता पर। किस पर डिपेंड करता है, मोलरता, सांद्रता पर डिपेंड करता है। देखो कहीं कहीं पे इसको सी भी दिया होगा, क्या दिया होगा, सी। तो सी तुम कंफ्यूज ना हो, हम इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कैपिटल एम लिख दिया है। क्यों, क्योंकि देखो हमने जब तुमको सांद्रता पढ़ाया था, मोलरता, तो मोलरता में कैपिटल एम से पढ़ाया था। अब यहाँ पे अगर हम सी लिख देंगे तुम कहोगे मोलर, सी क्या चीज़ नहीं आ गई, तो सी को यहाँ पे मोलरता ही बोलते हैं, सांद्रता को ही यहाँ पे क्या बोला गया है, मोलरता बोला गया है। इसीलिए हमने सी की जगह पे कैपिटल एम लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और परासरण दाब एक चीज़ पर और डिपेंड करता है, किस पर, टेम्परेचर पर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मोलरता बढ़ सकती है, घट सकती है, इसीलिए परासरण दाब भी घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो परासरण दाब तुम्हारा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मोलरता पर भी और टेम्परेचर पर भी। अब तुमको पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला बनने वाला है, कभी भी ये वाला निशान हटता है प्रोपोर्शनैलिटी का, जिसको समानुपाती का निशान बोलते हैं, एक बराबर का निशान आता है और साथ में एक कांस्टेंट भी आता है। तो इस वाले फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या आएगा वो भी समझ लो तुम लोग। तो पाई बराबर हो गया एम, एक कांस्टेंट आता है आर, क्या होता है आर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एम का मतलब तो पता है तुमको यहाँ पे क्या है, पाई का मतलब तुमको पता है क्या है, परासरण दाब। एम का मतलब पता है मोलरता, कैपिटल एम को मोलरता बोलते हैं। अभी तक की दो फॉर्मूले में क्या आया था, स्मॉल एम आया था, वहां पे मोलरता लिखा गया था, यहाँ पे मोलरता लिखा जाएगा। और आर क्या है, गैस नियतांक। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 यही होती है। ठीक है, तो 0.0821 ये सवाल में दिया भी रहेगा तुमको। तो इसकी वैल्यू तुमको गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये रखनी है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा फॉर्मूला। अब इसका गैस कांस्टेंट की यूनिट भी होती है, यूनिट कहाँ होती है, तो कोई गैस कांस्टेंट अभी तुम 11वीं क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीवी बराबर एनआरटी, यहाँ पे आता है यार। तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसका किलो केजी कितना होता है, ये नीचे केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर का, तो केल्विन नीचे आ जाएगा और मोल भी नीचे आ जाएगा, किलो केजी पर मोल केल्विन। तो इसका आंसर आएगा किलो केजी पर मोल केल्विन, यही होता है शायद। अभी देख लेता हूँ इसके बाद में जब फॉर्मूला न्यूमेरिकल आएगा तो इसका यूनिट भी देख लेंगे। तो ठीक है, तो तुमको आर की वैल्यू तो पता होगी पहले से ही। अब तुमको टेम्परेचर दिया जाएगा और मोलरता दी जाएगी, तुमसे पूछेगा बताइए कि जो है इसका परासरण दाब क्या है, तो बता दोगे आसानी से। तो ये होता है परासरण और परासरण दाब। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे सवाल करेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो अब ये सवाल दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन का परासरण दाब। अब तुमको पता है यहाँ पे बहुत कम चीजें दी हैं। तो देखो पाई बराबर फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, क्या होता है, MRT मोलरता, फिर आर की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो आर बराबर लिख लो कितना, 0.0821। टेम्परेचर भी दिया है तुमको सवाल में 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रखते नहीं हम लोग, टेम्परेचर किस में रखते हैं, केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करो, 273.15 जोड़ दो, 0 में 273.15 जोड़ोगे तो नहीं आ जाएगा, 273.15 केल्विन। अब तुमको एम निकालना है, कैपिटल एम मतलब मोलरता। मोलरता में ऊपर क्या आता है, विलेय के मोल अपॉन में विलायक का, सॉरी मोलरता है, मोलरता में क्या आता था, विलेय के मोल अपॉन में विलायक का भार किलोग्राम में। लेकिन मोलरता में क्या आता है, मोलरता का मतलब होता है ऊपर विलेय के मोल आते हैं और नीचे विलयन का आयतन आता है, टोटल विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। तो एक बात ध्यान रखो, तुमको यहाँ पे आयतन वतन कुछ नहीं दिया, लेकिन परसेंटेज दिया है ना, कभी भी परसेंटेज दिया होता है तो उसको 100 मान लिया करो। अब देखो पहले यहाँ विलेय और विलायक समझ लो। तो विलेय क्या है, देखो यहाँ पे उसने कहा है 5% यूरिया का विलयन, 5% यूरिया है तो 95% कुछ और रहा होगा। तो विलयन किसका है, यूरिया का है। तो यूरिया का विलयन है, जब तुमको विलायक ना दिया जाए तो समझ लो वो किसमें घोली गई है, यूरिया, पानी में घोली गई है। तो विलय तुम्हारा तो यूरिया दिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
NH2CO NH2, ध्यान रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब तुमको दिया है क्या, विलायक, विलायक क्या होना चाहिए तुम्हारा, पानी होना चाहिए। विलायक क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है। जब तुमको परसेंटेज दिया जाए तो पूरा विलियन मान लो अपने मन से। तो मान लिया पूरा विलियन क्या है, 100 है। 100 क्या मानोगे, अब विलियन को लीटर में नापना है तुमको, क्योंकि विलियन का आयतन तो लीटर में आएगा, तो 100 लीटर तो मान लो। 100 लीटर मानोगे तो ये फिर कितना हो जाएगा, 5 किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 किलो। तुम क्या मान लो, 100 ml। अगर ml में मानते हो, देखो देखो क्या है यहाँ पे, देखो यूरिया ठोस है और विलियन तुम बना रहे हो, तो विलियन में पानी तो लिक्विड है। तो ठोस और लिक्विड के लिए तुम क्या मानते थे, परसेंटेज W/V मानते थे। क्या मानते थे, परसेंटेज W/V होता था। तो हमने बताया था W/V की वी की यूनिट क्या होती है। अगर तुम इसको ग्राम में लिखोगे भार को, तो इसको नीचे वाले को ml में लेना पड़ेगा। अगर तुम ऊपर वाले को किलोग्राम में लिख रहे हो, तो नीचे वाले को लीटर में लेना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ मानना है परसेंटेज में, तो मान लेते हैं ना, माना विलियन, माना विलियन क्या है, 100 ml है। क्या है, 100 ml। विलियन को क्या मान लिया, 100। जब परसेंटेज में ये 5% है, तो पूरा विलियन 100 मान लिया है। पूरे विलियन में से यूरिया कितना है, 5 है। तब विलियन अगर तुमने 100 ml मान लिया, तो फिर जो यूरिया है, यूरिया का मास कितना होगा, यूरिया का जो द्रव्यमान होगा, m होगा, वो किसके बराबर होगा बताओ, 5 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं। अगर कोई चीज़ 100 है तो उसका 5% क्या हुआ, 5 हुआ। तो इसीलिए हमने इसको 100 ml माना है। 100 का 5% क्या हुआ, 5। लेकिन 5 क्या लिखे, किलो लिखे कि ग्राम, ग्राम। हमने बताया है तुमको, अगर तुमने आयतन ml में माना है तो वजन को ग्राम में रखना पड़ेगा। अगर आयतन को लीटर में नापा है तो किस में रखना पड़ेगा, किलोग्राम में। अब सब कुछ आ गया तुम्हारे पास में, मोलरता निकाल लेते हैं, कैपिटल M बस। तो कैपिटल M क्या होती है, मोलरता। मोलरता में ऊपर क्या आते हैं, विलेय के मोल। क्या आते हैं, विलेय के मोल। तो मोल हो गया, N से डिनोट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे विलेय भी लिख देते हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ कि ये विलेय के मोल है। अपॉन में विलियन का आयतन क्या आता है, आयतन, वो भी किसका, विलियन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में, ठीक है। देखो विलियन का आयतन तुमने माना है 100 ml। क्या माना है, 100 ml। ml को लीटर में बदल लेते हैं, तो 100 ml है, ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा, 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 लीटर हो गया। बस अब वैल्यू रख दो सारी। विलेय के मूल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार। अणु भार मतलब मोलर मास लिखे दे रहा हो, भार किस में होना चाहिए, ग्राम में। विलेय के मूल निकाल रहे हो तो विलेय के ही रखोगे भार। अपॉन में विलियन का आयतन किस में रखोगे, लीटर में। आयतन तुमको पता है 0.1 है। चलो रख देते हैं और वैल्यू। विलेय का भार कितना है, दिया है सवाल में कहीं, तुमने मान ही लिया है इसको 100 ml, तो ये 5 ग्राम हो गया ऑटोमेटिक, 5। अपॉन में अणु भार की बात करते हैं, तो CONH2CO, इसका अणु भार होता 60 है। वो कैसे होता है, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन के 28, 1 हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, 1 कार्बन का 12 और 1 इसका 16, 16 12 28, 28 4 32, 32 8 40 20 60। ध्यान रखो 60 होता है यूरिया का अणु भार। तो ये हो गया 60। अपॉन में 0.1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। ऊपर वाला सबसे नीचे मल्टीप्लाई होगा, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं चलो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, साफ साफ दिखे। ये मोलरता बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 एकम 5, और 60 को 0.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 0 गायब हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर। 5/6 आ गया। अब ये मत करने लगना कि यहाँ पे 6 को 5 से डिवाइड कर रहे हो। हमने बताया दो गुणा भाग सबसे लास्ट में किया करो। मोलरता 5/6 आ गए, बस इतना ध्यान रखो। अब ये सब तुमको कहाँ रखना है, ये वाले फॉर्मूले में। परासरण दाब निकालना है ना तुमको अल्टीमेटली, पाई बराबर कैपिटल M R T। तो कैपिटल M कितना निकाला तुमने, 5/6। R को कितना रखना है, 0.0821। टेम्परेचर कितना रखना है, 273.15, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बाद में 6 से डिवाइड कर लेंगे, या एक काम करते हैं 6 को इससे डिवाइड कर लेते हैं, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 वाला काम हटा देते हैं, 6 बन जा 6। ये मत करना कि यहाँ से पॉइंट हटा रहे हो, यहाँ 3 जीरो बढ़ा रहे हो। अब पॉइंट में खेलना है तो पॉइंट में खेलना सीखो, सीधा सीधा डिवाइड करो। 6 चौको क्या हो जाएगा, 24। यहाँ पे 3 आ गए, 6 कितना होता है, 6 चौको 24, 3 आ गया, 6 सत्ते 6 संग 42 हो जाएगा, 6 संग 36 होता है, 6 पंजे 30 आएगा। तो यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा, तो ये 33 था, 33 में से 3 इधर आ गया। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 3 और 1 क्या हो गया, 31, 6 पंजे 30, और यहाँ 15 हो गया। 15 मतलब 6 दूना 12, इतना काफी है, ठीक है। ये कट गया पूरा। एक साथ इस तरह से काटना सीखो। अब 12th क्लास में आ गए हो, कैलकुलेशन फास्ट करो अपनी, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 5 से पहले कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10 के 0, हासिल आया 1, 5 और 40 और 1 बने 41 का 1, हासिल आया 4, 5 0 0 और 4 जोड़ना है 4, तो 0.41 इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 45.52 से। अब इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तुमको कर लेते हैं। चलो इधर है 45.52 और ऊपर क्या है 0.4105, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पंजे 10 के 0, हासिल आया 1, 2 0 0 1, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 0 0, 5 में 25 के 5, हासिल आया 2, 5 0 0, 2 5 एकम
5, 5 चौको 20 के 0 हासिल है 2, 5 0 0 2। फिर से ये चीज़ आ जाएगी 5 से करना है तो 5 2 5 0 2। 4 से कर लो 4 पंजे 20 के 0 हासिल है 2, 4 0 0 2। 4 एकम 4, 4 चौको 16 के 6 हासिल है 1, 4 0 0 1। जोड़ लो सबको 0 6 8 2 2 4 5 9 8 5 13 13 4 17 के 7 हासिल है 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल है 1, 6 2 8 1 9 2 1 3। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है? ऊपर 4 है नीचे 2 है, 1 6 हो गया। 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 1 2 3 3 6 3.90। तो जो तुम्हारा परासरण दाब आया वो 3.907। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के 2-3 नंबर तक लिख दो बहुत है। अब ये दाब है, दाब प्रेशर की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। हवा का दाब, हवा का दाब नापते हैं हम लोग एटीएम में, तो ध्यान रखना यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आगे सिर्फ कितना लगा देते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या लगा देते हैं? वायुमंडलीय दाब। ठीक, तो एटीएम लिख दोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? कैलकुलेशन देखो तुम लोग को आनी ही चाहिए। अगर तुमको केमिस्ट्री या फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने हैं तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन में होता क्या है, पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। या एक तुम लोग को एक क्लास बनाऊंगा ऐसा ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हो, फिजिक्स में भी काम आ जाए, केमिस्ट्री में भी। चलो फिर जल्दी बनाते हैं क्लास ऐसी जिसमें जो एक चैप्टर रखते हैं पूरा कैलकुलेशन का। ये सब समझ जाओगे अच्छे से, जितना मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, एक ही क्लास में समझ में आ जाएगा बस। लेकिन स्पीड तुम्हारी कैसे आएगी? स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा सवाल करोगे प्रैक्टिस, उतनी ज़्यादा स्पीड तुम्हारी आती जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया परासरण दाब के फॉर्मूले। अब चलिए इतना ही रखते हैं क्लास को, इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो जानते हैं आप लोग क्या करना है। नीचे व्हाइट वाला बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबाना है। और कम से कम 5 दोस्तों को तो शेयर करना ही है। 12th में हो तो 5 बच्चे जानते ही होंगे 12th में कि अकेले बैठते हो सीट पे। पूरे क्लास में 5 बच्चे तो होंगे ना, 5 लोग को शेयर करो 12th क्लास में कम से कम। इतना जो पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोगों को ना पेड बैचेस में भी वो नहीं मिलेगा, जाके देख लेना। मतलब ट्राई किया ही होगा, कई लोगों ने खरीदे होंगे पेड बैच, देख लेना। इतनी डिटेल में कोई तुमको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इससे बाहर बोर्ड में सब, इससे बाहर बोर्ड में कुछ कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना? तो लास्ट तक बने रहे बोर्ड तक की, आप लोग क्या बन जाएंगे? टॉपर बन जाएंगे। तो चलिए इतने रखते हैं क्लास में। थैंक यू।